अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 34 और इसमें हम एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट का टॉपिक कवर करेंगे। हमने प्रीवियसली कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी एनालिसिस और सिंथेसिस के टॉपिक कवर किए और वही सेम प्रोसीजर अब हमें सीक्वेंशियल सर्किट पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो एनालिसिस में क्या होता है कि आपके पास एंड रिजल्ट गिवन होता है। से आपके पास एक सर्किट डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम कह लें, सर्किट डायग्राम कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, गिवन होती है और आपको उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए जो है आपको स्टेट डायग्राम एक्वायर करनी होती है। स्टेट डायग्राम क्या होती है अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। यहाँ पे जो लिखे हुए पॉइंट्स उन्हें पढ़ देता हूँ। द बिहेवियर ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट इज डिटरमाइंड बाय इनपुट, द आउटपुट्स एंड द स्टेट ऑफ इट्स फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये तीन चीजें आ जाती हैं, इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं और स्टेट आती है। द आउटपुट एंड द नेक्स्ट स्टेट आर बोथ अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स एंड द प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, और अभी आप ये देखेंगे भी कि आपका पास हो सकता है आउटपुट कुछ मशीन्स में होता है, कुछ में नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट स्टेट हर सिचुएशन में होती है। तो अगर आउटपुट है तो वो भी, वरना नेक्स्ट स्टेट तो होती है हमेशा। और ये फंक्शन होती है किसका, इनपुट्स का और प्रेजेंट स्टेट का। और ये सिक्वेंशियल सर्किट की बुनियादी डेफिनेशन में ही है कि आपका आउटपुट हमेशा इनपुट और प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आउटपुट या नेक्स्ट स्टेट जो है प्रेजेंट स्टेट और इनपुट पे डिपेंड करता है। The logic diagram is recognized as a clock sequential circuit if it includes flip-flop with clock input. ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट है अगर उसमें फ्लिप फ्लॉप लगी हुई है विद क्लॉक इनपुट। और फ्लिप फ्लॉप कौन कौन सी हो सकती है, डी फ्लिप फ्लॉप हो सकती है, जेके हो सकती है, एस आर भी होती है, लेकिन अब हमें पता है कि जेके इज बेटर देन एस आर। तो फिर हम एस आर को यूजली अवॉइड ही करते हैं क्योंकि इसमें एक इनवैलिड स्टेट है और एक टी फ्लिप फ्लॉप होती है जो कि जेके को ही मॉडिफाई करके बनाई जाती है, जो कि टॉगलिंग करती है सिर्फ। ठीक हो गया, तो स्टेप्स क्या है एनालिसिस के, इसमें बता रहे हैं कि डिड्यूस द गिवन सीक्वेंशियल सर्किट टू स्टेट इक्वेशन फॉर नेक्स्ट स्टेट। सबसे पहले तो जो सर्किट डायग्राम आपको गिवन है उससे स्टेट इक्वेशंस निकालें। ठीक है, स्टेट इक्वेशंस क्या होती हैं अभी मैं बता दूंगा। स्टेट का मतलब है नेक्स्ट स्टेट जिसका आउटपुट है, या नेक्स्ट स्टेट के लिए जो आप इक्वेशन निकालते हैं वो कहलाती है स्टेट इक्वेशन। और फ्रॉम स्टेट इक्वेशन आपने फाइंड करना होता है स्टेट टेबल। ठीक है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल नहीं होता है, उसको कहा जाता है स्टेट टेबल। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल का वर्ड यूज नहीं करते सीक्वेंशियल सर्किट में, बल्कि स्टेट टेबल का वर्ड यूज करते हैं क्योंकि इसमें स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो स्टेट टेबल में क्या क्या होता है, लिस्टिंग ऑल इनपुट्स, आउटपुट, प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट। चारों चीजें आ रही होती हैं, इनपुट भी आते हैं, आउटपुट भी आते हैं, प्रेजेंट स्टेट भी आ रही होती है, नेक्स्ट स्टेट भी आ रही है। और फाइनली डिस्क्राइब कर देते हैं उसका बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ स्टेट डायग्राम। ठीक है, और एक और स्टेप भी हो सकता है कि अगर आप स्टेट डायग्राम से रिकॉग्नाइज कर जाएं कि इसमें कोई पैटर्न है तो आप उसको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मोस्टली ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता कि आप स्टेट डायग्राम को देख के बता सकें कि एक्चुअली इन वर्ड्स ये सर्किट क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो में कभी कभार हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि स्टेट डायग्राम से इस बात का अंदाजा लगाना कि वर्ड्स में मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं थोड़ा मुश्किल है, या कोई सिनेरियो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो इसलिए हम यहाँ पे वो स्टेप मेंशन नहीं है। ठीक है, तो तीन स्टेप हैं। सबसे पहले डायग्राम से मुझे चाहिए स्टेट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन से चाहिए मुझे स्टेट टेबल, और स्टेट टेबल से चाहिए मुझे फाइनली स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो हर जगह आप देख रहे हैं वर्ड्स आ रहे हैं स्टेट। तो स्टेट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ये आपके पास एक सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें आप देख सकते हैं सीक्वेंशियल सर्किट क्यों कहा जा रहा है इसमें, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप इन्वॉल्व है और विद क्लॉक इनपुट भी इन्वॉल्व है। देख सकते हैं आप इसमें कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट भी है, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट में कहा जाता है ना कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक प्लस स्टोरेज एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। कहाँ है मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ये है कॉम्बिनेशनल लॉजिक का जिसमें एंड और गेट लगे हुए कुछ नहीं। और फिर ये जो रीजन है ये है मेमोरी एलिमेंट का। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक प्लस मेमोरी एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, आपका सीक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं। तो ये एक सीक्वेंशियल सर्किट की डायग्राम है क्योंकि इसमें आउटपुट डायरेक्टली जनरेट नहीं हो रहा, बीच में मेमोरी एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है। अब मुझे क्या करना है, कहीं से भी हो सकता है ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एक सर्किट बना हुआ, अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, इस सर्किट की स्टेट डायग्राम चाहिए वो। तो कह रहे हैं कि स्टेट डायग्राम के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होती है स्टेट इक्वेशंस। स्टेट इक्वेशन किसकी चाहिए, यहाँ पे तीन बेसिकली हमारे पास
आउटपुट्स हैं, 2 स्टेट के हैं और एक आउटपुट है। मुझे एक इक्वेशन चाहिए y की। y की इक्वेशन तो आपको पता है मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, मैंने ये सब पहले भी किया हुआ है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ। मुझे पता है कि y जो है यहाँ से अगर मैं ट्रेस करूँ, यहाँ इस लाइन पे क्या आ रहा है, इस लाइन पे इधर से देखा जाए तो ये वाली लाइन आ रही है, यानी इस लाइन पे आ रहा है मेरे पास b, और इस लाइन पे क्या आ रहा है, इस लाइन पे मेरे पास आ रहा है a। ठीक है, और इस लाइन पे देखा जाए तो क्या आ रहा है, x था, तो यहाँ पे आ रहा है x का बार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी इधर आ रहा है मेरे पास और डॉट एक्स। तो इसकी फाइनल इक्वेशन मुझे पता है y की क्या बन जाएगी, y की इक्वेशन बन जाएगी x बार। ठीक है, और जो भी है वो एंड हो रहा है किसके साथ, a प्लस बी के साथ। तो ये वही तरीका इक्वेशन फाइंड आउट करने का जो हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी किया था। ठीक है, एनालाइज करना है सर्किट को, पूरा तरीका आपको याद होगा, सब्सटीट्यूट करके करते थे हम। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि सामने ही मुझे दिखाई दे रहा था कि इन लाइंस पे क्या आ रहा है। तो y की इक्वेशन सिंपली क्या हो जाती है, x बार डॉट a प्लस बी, यानी a प्लस बी होगा पहले और फिर वो x बार के साथ एंड हो जाएगा और फाइनली मेरे पास y का रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से मैं y की इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं चाहूँ तो मुझे इक्वेशन और किस किस चीज़ की चाहिए, मुझे इक्वेशन चाहिए अपने नेक्स्ट स्टेट ए की, मुझे इक्वेशन चाहिए अपनी नेक्स्ट स्टेट बी की। ठीक है, प्रेजेंट में तो ये ए और बी कहला रहे हैं, यानी ए एट टाइम टी, बी एट टाइम टी। मुझे चाहिए ए एट टाइम टी प्लस वन और बी एट टाइम टी प्लस वन। तो ये इक्वेशंस मुझे चाहिए। तो ये इक्वेशंस कैसे आ सकती हैं, तो इस इक्वेशन के लिए बड़ा सिंपल है तरीका, वही मैं सब कुछ करूंगा। मुझे यहाँ पे पता करना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पता करना है क्या आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पे पता करना तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। मैं फिर से देखता हूँ कि इधर क्या क्या कनेक्टेड हुए हैं। इधर कनेक्ट हुआ हुआ है ए, इधर कनेक्ट हुआ हुआ है एक्स, इधर भी कनेक्ट हुआ हुआ है एक्स, और इधर कनेक्ट हुआ हुआ है बी। तो इसकी इक्वेशन तो बड़ी आसान से आ गई। वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ए डॉट एक्स और प्लस बी डॉट एक्स। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, अच्छा अब इधर थोड़ा सा एक चीज़ हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद हो डी फ्लिप फ्लॉप में जब मैं इक्वेशन निकाल रहा था कि भाई आपके पास क्यू टी प्लस वन क्या आता है, तो क्यू टी प्लस वन हमेशा वही आता था जो मेरे डी पर इनपुट आ रहा होता है। याद है आपको, डी फ्लिप फ्लॉप की हमने टेबल से इक्वेशन ड्राइव की थी कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट पाता है वही मेरे आउट स्टेट पे चला जाता है, यानी जो डी पर आएगा वही डी के आउटपुट पे आएगा। यानी इस स्केल में मैं क्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ए की। तो ए टी प्लस वन इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू जो भी डी पर आ रहा है। और डी पर इस वक्त क्या आ रहा है आपके सामने, ए, और कौन सा वाला है, ए टी वाला आ रहा है इस वक्त, यानी प्रेजेंट स्टेट का। और डॉट एक्स प्लस बी कौन सा आ रहा है यहाँ पे, बी भी यहाँ पे टी स्टेट वाला आ रहा है, यानी प्रेजेंट स्टेट का आ रहा है, डॉट एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दिया, जो भी डी पर आ रहा था वही मैंने एज इट इज कह दिया कि आउटपुट पे चला जाएगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप सबसे सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप है, उसमें जो इनपुट पे आता है वही आउटपुट पे चला जाएगा। तो ए की इक्वेशन ये हो गई। कोई मुझे बताना चाहेगा बी टी प्लस वन की इक्वेशन क्या आएगी। मैंने y की भी बता दी आपको ऑलरेडी, y की इक्वेशन मैं लिख चुका हूँ कि y की इक्वेशन आ रही होगी x बार डॉट, ठीक है, a, अच्छा इधर मैं ये ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ ताकि आप ए टी और प्लस बी टी, ये है y की इक्वेशन। आप लोग मुझे बताइए कि बी टी प्लस वन की इक्वेशन क्या आएगी। दो इक्वेशंस मैंने बता दी, तीसरी आप गेस किए और मुझे बताएं कि क्या आनी चाहिए। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि बी टी प्लस वन की इक्वेशन क्या आएगी। की क्लास कौन कौन मौजूद है हमारे साथ, कोई बताना चाहेगा मुझे। एक आंसर आया है, देखते हैं। आंसर आया है कि ए बार और एक्स। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। बिल्कुल सही, ए बार डॉट एक्स।
सही है, इसकी इक्वेशन यही आएगी, ए बार यानी ए बेसिकली प्रेजेंट स्टेट का, और इसका है मेरे पास बार, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं नीचे वाले उससे लेकर आ रहा हूँ, ए बार है वहाँ पे, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, और उसमें मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, डॉट कर रहा हूँ किस चीज़ को, एक्स को। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। और ये जवाब हमें किसने दिया है, ये जवाब हमें दिया है, ये जवाब मिला है हमें उमर की तरफ से, उमर हाशमी ने जवाब दिया और बिल्कुल सही है, ए बार टी डॉट एक्स। ठीक है, बाकियों को भी होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि ये आंसर किस तरीके से। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट निकालते थे, कॉम्बिनेशनल पार्ट का मैंने आउटपुट ऐसे ही निकाला। देन मैंने आइडेंटिफाई किया कि फ्लिप फ्लॉप कौन सी लगी हुई है, उसकी इक्वेशन पे फोकस किया। वो तो उसकी इक्वेशन सिंपली क्या थी, जो भी आपके डी इनपुट पे आ रहा है वही आपके आउटपुट पे चला आएगा। तो एज इट इज मैंने क्या किया, डी इनपुट पे वही भेज दिया, जो डी पे आ रहा था उसको मैंने ए पर भेज दिया। तो इसी तरह दोनों डी फ्लिप फ्लॉप है, तो जो बी वाली फ्लिप फ्लॉप पे डी पे आ रहा था वो एज इट इज चला गया, और वाई में तो कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई इसकी ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन टैली कर सकते हैं आप, यही आ रही है जो अभी मैंने लिखी थी, और आउटपुट की भी इक्वेशन यही आ रही है। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ से टी के फैक्टर हटा दिए फ्रॉम इनपुट साइड। ठीक है, ऑब्वियस है, अंडरस्टूड सी बात है कि ए जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट स्टेट का है, और जो जनरेट होगा वो नेक्स्ट स्टेट का। तो नेक्स्ट स्टेट में मैंने t+1 लिखा हुआ है, लेकिन आउटपुट पे अगर आप ध्यान दें मैंने t+1 नहीं लिखा। कोई बताना चाहेगा क्यों? वाई में मैंने सिर्फ टी लिखा हुआ है। जी क्लास, वाई में मैंने t+1 नहीं लिखा, सिर्फ टी लिखा है, ऐसा क्यों? कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं खुद बता देता हूँ, वाई में मैंने t+1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वाई मेरा आउटपुट है, स्टेट नहीं है। वाई आप देख सकते हैं डायग्राम में भी डायरेक्टली जनरेट हो रहा है, बीच में कोई फ्लिप फ्लॉप तो इन्वॉल्व है ही नहीं। एक और गेट है, एक इन्वर्टर है, एक एंड गेट है, तो ये प्रेजेंट ही है। आउटपुट यानी इनपुट चेंज होगा तो मेरा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इनपुट विल जनरेट प्रेजेंट आउटपुट। बिल्कुल, इसमें मेमोरी एलिमेंट है ही नहीं, तो नहीं है, तो इस वजह से इसमें t+1 का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, ये टी ही है। आउटपुट यानी इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट फॉरन चेंज हो जाएगा। सही, तो प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड जरूर कर रहा है, लेकिन जो आउटपुट जनरेट होगा वो भी प्रेजेंट ही होगा, वो नेक्स्ट का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई मेमोरी नहीं लगी। तो इक्वेशन तक बात समझ में आ गई होगी होपफुली, कि मैंने इस डायग्राम को देखते हुए जो मेरे पास इसकी सर्किट डायग्राम थी, इससे मैंने स्टेट इक्वेशन। अब दूसरा स्टेप क्या है कि मुझे इन स्टेट इक्वेशन को यूज करते हुए स्टेट टेबल को फिल करना है, यानी जैसे हम ट्रूथ टेबल कहते आए थे। स्टेट टेबल क्या होता है, जिसमें इनपुट आउटपुट और आपका क्या कहते हैं स्टेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो स्टेट टेबल ये आ गया आपके पास। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करके बता दूं कि देखें ये वाली साइड जो है ना, ये मेरी इनपुट है, यानी ये मेरे पास गिवन होगा। आप देख भी सकते हैं मैंने वही कॉम्बिनेशन लगाए, 404120212021 और फिर लास्ट में 0101, यानी सिंगल वाला। तो ये तो मेरा इनपुट है। मुझे इक्वेशन से अगर याद हो तो इक्वेशन में मेरे पास तीन इक्वेशन है। एक इक्वेशन थी ए की, यानी ए ऑफ नेक्स्ट स्टेट। दूसरी इक्वेशन थी बी ऑफ नेक्स्ट स्टेट, t+1 था। और चौथी तीसरी चीज क्या थी मेरे पास, वाई। ठीक है, तो ये मेरे आउटपुट्स हैं जो इक्वेशन से जनरेट होंगे। ठीक है, तो मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ लाइन, ताकि आप लोग ये बात समझ सकें कि ये जो चीज़ है, लेफ्ट वाली चीज़ जो है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और राइट वाली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल, सॉरी स्टेट टेबल कैसे फिल किया है? पॉपुलेट द टेबल बाय सब्सटीट्यूटिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट इन स्टेट इक्वेशंस और आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, मुझे ये वैल्यूज पुट करनी है किसमें, अपनी इक्वेशंस में, और उसके अगेंस्ट जो भी इक्वेशन मुझे रिजल्ट देंगे वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो मेरी स्टेट इक्वेशंस कहाँ है, ये है। अब इसमें अगर मैं पुट करना शुरू करूँ, ठीक है, या एक और तरीका भी है, सिंपल तरीका क्या होता है कि मुझे अगर चेक करना है कि मेरा आउटपुट कहाँ कहाँ वन आएगा, तो मैं इस इक्वेशन पे जाता हूँ। तो पहला कॉम्बिनेशन तो कह रहे हैं कि वहां वहां पे वन लगा दो जहाँ पे ए आ रहा है और एक्स आ रहा है।
यही बात है ना, ए वाले कॉलम में सिर्फ, यानी मैं अभी सिर्फ इस कॉलम की बात करूँ, ठीक है। तो इस कॉलम में देख रहा हूँ, तो इस कॉलम में क्योंकि मैं ए की इक्वेशन पे हूँ, तो ए और एक्स, ए कहाँ कहाँ आ रहा है, ए यहाँ यहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे 1 है तो ए है, ठीक है। इसके साथ मुझे चेक करना है कहाँ कहाँ एक्स आ रहा है, तो मैं एक्स वाले कॉलम में गया तो चेक किया एक्स एक जगह यहाँ आ रहा है, ठीक है, एक्स एक जगह यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ए और एक्स इन दोनों का डॉट करूंगा तो रिजल्ट आएगा 1, तो इसलिए देखें मैंने ए में इस जगह पे 1 लगाया, ठीक है। सिमिलरली मैंने चेक किया कि यहाँ पे भी ए आ रहा है और ए के साथ एक्स आ रहा है, यही वाहिद कॉम्बिनेशन जहाँ पे ए के साथ एक्स आ सकता है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा, ठीक है। और की कंडीशन लगी हुई बीच में, और का मतलब है या का मतलब है कि या ये वाली सिचुएशन आएगी तब भी क्या होगा, ये वाली सिचुएशन आएगी तब भी क्या होगा, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश करा सकूं। दूसरा सिचुएशन क्या है, कहने क्या बी के साथ एक्स आएगा वहां पर भी 1 आ जाना चाहिए, यही होता है ना एसओपी लिखी हुई है कि जहां जहां ये मिन टर्म्स कंप्लीटली सेटिस्फाई होंगी वहां पे 1 है। तो अब मुझे देखना है बी कहाँ कहाँ 1 है, बी मेरा इनपुट में यहाँ पर 1 है, बी मेरा इनपुट में यहाँ पर 1 है। अब मुझे इसके साथ वो वाला कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें एक्स भी 1 हो, तो इसके साथ एक्स यहाँ पर 1 है, b1 x1, तो इस जगह पे मैंने क्या लगा दिया, 1 लगाया। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बी के साथ ढूंढा, तो बी के साथ b1 x1, यही वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 ऑलरेडी लगाया हुआ है, दोबारा भी लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ए के अंदर मैंने 3 1 लगा दी, ए के अंदर मैंने 3 1 लगा दी इस इक्वेशन को जब मैंने पुट करना, सब्सटीट्यूट करना शुरू किया। ब्रूट फोर्स तरीका तो यही है कि आप हर कॉम्बिनेशन को अप्लाई करें, लेकिन वो टाइम का टेकिंग है कि आप ए के अंदर पहले 0, एक्स के अंदर 0, बी के अंदर 0, एक्स के अंदर 0 पुट करें और जो भी सॉल्व होकर बने वो आप यहाँ लिख दें। फिर आप ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई करें 0 0 1 वाला, फिर आप अप्लाई करें 0 1 0 वाला, फिर 8 के 8 कॉम्बिनेशन अप्लाई करें और फिर जाके टेबल फिल कर दें 8 की 8 वैल्यूज का। लेकिन वो टाइम टेकिंग है, जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ए का कॉलम फिल हो गया। बी की बात करते हैं, बी पर आ जाते हैं। बी की इक्वेशन तो बड़ी सिंपल सी है, जहां पे ए बार हो और एक्स हो। तो ए बार कहाँ पर है, बार लगा हुआ है, तो ए बार ये रहा, जहाँ पे ए 0 है और इसके साथ मुझे एक्स का कॉम्बिनेशन चेक करना है, तो ये रहा एक्स और ये रहा एक्स, तो इसके अगेंस्ट मैंने बी में क्या लगा दिया, 1, ये रहा 1 और ये रहा 1। बस इस इक्वेशन से इतने ही 1 बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और 1 नहीं है। तो बाकी सब जगह मैंने 0 कर दिया बी वाले कॉलम में, ठीक है। मैंने चेक किया ए बार के साथ एक्स कहाँ कहाँ आ रहा है मेरे टेबल में, तो ए बार के साथ एक्स जहां जहां आ रहा था उसके अगेंस्ट मैंने नेक्स्ट स्टेट में 1 लगा दिया। तो बी की इक्वेशन भी हो गई क्लियर। वाई की इक्वेशन क्या कहती है, तो वाई की इक्वेशन कहती है एक्स बार के साथ ए आ रहा हो या बी आ रहा हो, और लगा हुआ है ना, यानी एक्स बार तो मस्ट है, उसके साथ ए आ रहा हो या बी आ रहा हो। तो एक्स बार कहाँ कहाँ पर है, एक्स बार यहाँ 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 पर भी है। इसके साथ कह रहे हैं देखो कि कहाँ कहाँ ए आ रहा है और कहाँ कहाँ बी आ रहा है, दोनों में से एक का 1 होना जरूरी है। इस कॉम्बिनेशन में मैंने चेक किया तो पता लगा ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन पे तो मेरा ए प्लस बी का रिजल्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता। तो ये वाला कॉम्बिनेशन पे तो 0 ही आएगा, मैंने 0 ही लगाना है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों 0 हैं। और की कंडीशन लगी हुई ना, और का मतलब है कि एटलीस्ट एक भी 1 हो जाएगा तो मैं 1 लगा दूंगा। मतलब ये कि अगर यहाँ पर 1 आएगा तो ही ये इक्वेशन जो है ट्रू होगी, वरना ये ट्रू नहीं होगी, क्योंकि x मैंने कह दिया है बार, x बार का मतलब है 0 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी 1 देगी जब ये वाली जगह पे 1 आएगा, और ये वाली जगह पे 1 आने के लिए या तो a का या तो b का 1 होना जरूरी है, एक का 1 होना जरूरी है, ठीक। तो वापस आता हूँ मैं उसी तरफ, तो एक्स बार के साथ ए या बी का 1 होना जरूरी है। ये तो यहाँ पे देखें बी 1 है, ए 1 नहीं है, एटलीस्ट एक भी 1 होगा तो मैं लगा दूंगा 1। यहाँ आता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ ए 1 है, बी 1 नहीं है, तो यहाँ पे भी ये रिजल्ट 1 जनरेट करेगा और ये हो जाएगा 1। इधर चेक करते हैं तो दोनों ही 1 है, दोनों 1 हो तब भी ए प्लस बी का रिजल्ट 1 ही आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये वाली जगह पे सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगा, बाकी सब जगह पे एक्स के साथ 1 आ जाएंगे और जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन बचे वो तो होंगे ही जीरोस। तो इस तरीके से मैं कंप्लीटली अपना स्टेट टेबल
फिल कर लूंगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि मैंने नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशंस से नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज निकालनी और आउटपुट की इक्वेशन से आउटपुट की वैल्यू निकालनी। तो ये है स्टेट टेबल को फिल करना। स्टेट टेबल को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ और एक और तरीका भी है स्टेट टेबल बनाने का। अगर मैं चाहूँ तो स्टेट टेबल को एक्स, चूंकि मेरा इनपुट है तो दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैं स्टेट टेबल को इस तरीके से भी बना सकता हूँ। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें, आपके पास चॉइस है कि आप ऊपर वाला टेबल यूज कर लें या नीचे वाला, लेकिन दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब ये नीचे वाला टेबल क्या है, थोड़ा सा चलें ये भी बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ स्टेट रिप्रेजेंट की है और कुछ नहीं। ये प्रेजेंट स्टेट का कॉलम है, ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट स्टेट का कॉलम है, ठीक है, ये मेरा आउटपुट का कॉलम। और मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख लिया कि अब देखें कॉलम डबल हो गए, पहले दो दो रॉस चल रही थी, अब चार, दो कॉलम्स थे अब चार कॉलम हो गए। मैंने कहा कि ये वाला कॉलम जो है, ये वाला हिस्सा, इसमें x 0 है और ये वाला हिस्सा क्या है, इसमें x 1 है। यानी x को मैंने अब कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करने का जाए, मतलब रॉ वाइज रिप्रेजेंट करने के बजाय अलग से रिप्रेजेंट कर दिया उसे कॉलम से। सिमिलरली y भी देखें तो मैंने बताया जब x 0 होगा तो y आएगा और x 1 आएगा तो y आएगा। इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, यानी पहले मैं 8 एक साथ लाइन में लिख रहा था, अब 4 4 के पेयर में मैंने ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से भी टेबल बनाया जा सकता है। इसको मैं वेरीफाई करा देता हूँ एक चीज कि बी वाली इक्वेशन कह लें या ए वाली कह लें, कह रहे थे कि जहां जहां ए आएगा एक्स के साथ, ठीक है, यही कह रहे थे ना, जहां जहां A1 होगा एक्स के साथ। तो A1 कहाँ पर है इस टेबल में, देखा जाए तो A1 यहाँ पर है और ये वाले टेबल में तो एक्स है ही 0 लिखा हुआ है क्लियरली। तो इस तरफ कहीं पे भी एक्स जो है वन, नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 है। लेकिन x1 वाले कॉलम में जाके मैं देखूंगा और 1 वाले कॉलम में इसके अगेंस्ट दोनों जगह मैं क्या लगा दूंगा, ये दोनों जगह पे मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, बी, बी वाले कॉलम में भी आपने चेक करना, बी के साथ एक्स चेक करना है। तो बी आ रहा था मेरे पास यहाँ पर 1, ठीक है, बी आ रहा था मेरे पास यहाँ पे 1 और इसके साथ मैंने चेक किया तो ये तो एक्स 0 वाला कॉलम है, x1 वाला कॉलम है, तो x1 वाले कॉलम में मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया। ठीक है, मैं एक ही इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में सारे पे सारी चीजें ए वाले कॉलम में होंगी, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप इधर बी की अगर सब्स्टिट्यूट करना तो चाहें तो बी की इक्वेशन क्या थी कि बी की इक्वेशन सिंपली है ए बार के साथ एक्स। एक्स का मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन चार में चेक करूंगा, मुझे उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स 1 वाली जगह ये है और उसके साथ ए बार, ए बार का मतलब है ये, तो ये वाली चीज ये आ गई। बी की इक्वेशन है ना, तो मैंने बी की नेक्स्ट स्टेट में 1 लगा दी और बाकी जो रिमेनिंग बचे 0। तो इसी तरह मैं वाई को भी कर सकता हूँ। अब ये आप पर है कि आप कौन से तरीके से टेबल बनाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। दोनों तरीके एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही सही हैं। तो दोनों तरीके सही हैं। मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे वाला थोड़ा एडवांस तरीका होता है लेकिन ये आगे चल के आपको हेल्प आउट करता है अगर आपका कहना चाहिए सर्किट बड़ा है। तो फिलहाल रिकमेंडेड यही है कि ऊपर वाला टेबल ही प्रेफर करें और यही वाला हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो रिकमेंडेड क्या है कि आप ये ऊपर वाला टेबल यूज़ करें। टेबल आ गया, टेबल से मुझे बनानी होती है स्टेट डायग्राम। और स्टेट डायग्राम कैसे बनेगी, ऐसे आ जाती है स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम कहलाती है ये चीज़, ठीक है, स्टेट डायग्राम कहलाती है ये चीज़ जो आपके सामने। तो स्टेट डायग्राम कैसे बनती है ये मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपके टेबल में स्टेट्स कितनी है। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, स्टेट का मतलब ये है कि कंप्लीट सर्किट की स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, कंप्लीट स्टेट का मतलब ये है कि मैं इनपुट में जाऊंगा और दोनों को एक साथ कलेक्टिवली रीड करूंगा मिलाकर। सर्किट की स्टेट की बात हो रही है, दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं लेकिन मिलकर कंबाइन स्टेट में। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये है 0 0 आ रहे हैं दोनों, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है 0 1 का, एक कॉम्बिनेशन है 1 0 का और एक कॉम्बिनेशन है 1 1 का। तो ये मुझे पता लग गया कि मेरे सर्किट के अंदर 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, और इट मेक सेंस, दो दो फ्लिप फ्लॉप हैं तो 2 फ्लिप फ्लॉप विल मेक 4 पॉसिबल स्टेट्स, यानी 2 की पावर 2, तो 4 पॉसिबल स्टेट्स बनेगी। तो मैंने यहाँ पे यही किया, सबसे पहले तो ये बना लिए, ठीक है, 0 0 का सर्कल बना लिया,
10 का भी बना लिया, 01 का, ये कहीं पे भी आप बना सकते हैं, सीक्वेंस में रखें तो बेटर है। मैंने सिर्फ ये सर्कल्स बना लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ये अभी सर्कल बने हैं, बाकी चीजें इग्नोर करें। तो ये मैंने सर्कल्स बना लिए और हर सर्कल के अंदर वही कोड रख दिया, 00, 01, 10, 11। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है कि एरोज कहाँ से आएंगे, ठीक है, स्टेट डायग्राम में एरोज जो है वो कैसे जाएंगे। अब मुझे ये चेक करना है, मैं इसको भी क्लियर ही कर देता हूँ बात समझाने के लिए। अब मुझे ये चेक करना है कि मैं इस वक्त स्टेट 00 पर मौजूद हूँ, ठीक है, मैं स्टेट 00 पे मौजूद हूँ, और अगर मैं इनपुट 0 अप्लाई करूंगा, ठीक है, अगर मैं स्टेट 00 पे मौजूद हूँ और इनपुट 00 अप्लाई करूंगा तो मैं स्टेट 00 पर चला जाऊंगा और मेरा आउटपुट भी 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट 00 पर हूँ, 0 इनपुट अप्लाई करूँ तो स्टेट 0 पर ही रहूंगा और आउटपुट भी मेरा 0 रहेगा। तो ये एरो इस तरीके से जनरेट होगा कि मैं स्टेट 00 पर हूँ और मैंने 0 इनपुट अप्लाई किया, का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं ना लाइन के ऊपर लिखे हुए नंबर, तो ये पहले जो स्लैश से पहले 0 लिखा हुआ है ये इनपुट को रिप्रेजेंट करता है और स्लैश के बाद जो लिखा हुआ है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में ये है मेरे पास आउटपुट, यानी मैं इसको ऐसे कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये होता है इनपुट और ये होता है मेरा आउटपुट। ओ लिखा हुआ है, ठीक है, 0 नहीं है, आउटपुट के लिए ओ लिखा हुआ है, ठीक है, आउटपुट और ये इनपुट कहलाता है। तो ये मैंने कहा कि जब मैं 00 स्टेट पे था, मैंने 0 इनपुट अप्लाई किया तो स्टेट कौन सी रही, 00 ही रही, तो मेरा एरो यहीं से निकला और मेरा एरो वापस यहीं पर आ गया। और आउटपुट की स्टेट क्या है, आउटपुट भी 0 था, तो मैंने स्लैश करके लिख दिया भाई आउटपुट भी इसमें 0 ही रहेगा, आउटपुट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन से ये एरो जनरेट हुआ और एरो के ऊपर मैंने मार्किंग कर दी कि इनपुट भी 0 था और आउटपुट भी 0 रहा। तो एरो ने ये बताया कहाँ से, एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो बताता है मेरी प्रेजेंट स्टेट, एरो जहाँ पे एंड हो रहा होता है वो बताता है मेरी नेक्स्ट स्टेट, और जो एरो के ऊपर लिखा हुआ है 0/0 तो उसमें 0 स्लैश से पहले वाला बताता है इनपुट क्या है और स्लैश के बाद वाला बताता है आउटपुट क्या है। तो ये चारों चीजें मैंने इस तरीके से टेबल की फॉर्म से स्टेट में रिप्रेजेंट कर। तो अब इसी तरह मैं दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेता हूँ। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि अगर मैं स्टेट 00 पे मौजूद हूँ और एक्स को मैं 1 अप्लाई करूँ तो मेरा एरो जो है वो कौन सी स्टेट पे चला जाएगा, स्टेट 01 पे चला जाएगा, लेकिन मेरा आउटपुट होगा 0, लेकिन स्टेट चेंज हो गई अब। तो अब अगर आप देखें इस डायग्राम में, स्टेट डायग्राम में, तो यहाँ से एक एरो निकल रहा है जो कि किस स्टेट पे चला गया, 01 स्टेट पे चला गया, 01 स्टेट पे आया हुआ ये एरो, देख सकते हैं आप। लेकिन कब, जब मैं एक्स को 1 अप्लाई करूंगा इस स्टेट पे, यानी इस स्टेट पे एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 अप्लाई करी तो मेरा एरो 01 स्टेट पे चला जाएगा विथ आउटपुट जो भी मेरे टेबल में लिखा हुआ मैंने देख के लिख दिया 0, ये आ गया, सही है, ये एरो आ गया। इसी तरह मैं अगले कॉम्बिनेशन को ट्राई करूंगा। अगला कॉम्बिनेशन कह रहा है कि अगर मैं स्टेट 01 पर मौजूद हूँ, अब मैं 01 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट 01 है और मैं उस पर एक्स की वैल्यू 0 अप्लाई करूँ तो मैं वापस किसी स्टेट पर आ जाऊंगा 00 पे विथ आउटपुट 1। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट क्या है मेरी, प्रेजेंट स्टेट है मेरे पास 01, तो मैं 01 पे खड़ा हूँ, 01 पे मैंने अप्लाई किया एक्स की वैल्यू 0, तो वापस किसी स्टेट पे जा रहा हूँ 00 पे, तो ये एरो आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये कह रहा है मैं वापस चले जाऊंगा, एक्स की वैल्यू 0 अप्लाई हुई है यहाँ पर, और जो वाई है मेरा आउटपुट वो क्या हो गया इस केस में, 1 हो गया। तो इस तरीके से हो गया ये। सिमिलरली अगला कॉम्बिनेशन में ट्राई करूंगा, तो अगला कॉम्बिनेशन कह रहा है कि अगर मैं इसी स्टेट पे एक्स की वैल्यू 1 अप्लाई कर दूं तो मेरी स्टेट क्या हो जाएगी, 1/1 हो जाएगी विथ आउटपुट 0। तो इस जगह से जब मैंने एक्स की वैल्यू 1 अप्लाई करी तो मेरा एरो निकल के किस स्टेट पे चला गया, 1/1 पे चला गया विथ आउटपुट 0। इनपुट मैंने x1 अप्लाई किया इस वक्त, लेकिन आउटपुट जो है मेरा इस वक्त आ रहा है 0। तो ये स्टेट 01 के लिए एरोज बन गए। सिमिलरली यही काम मैं आपकी स्टेट 10 के लिए भी कर सकता हूँ। तो 10 पे जब मैंने अप्लाई किया 0 तो स्टेट हो जाती है 00 विथ आउटपुट 1। ठीक है, तो 10 वाली स्टेट पे गया हूँ, 10 वाली स्टेट ये रही, 10 वाली स्टेट पे जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 अप्लाई करी तो स्टेट हो रही है 00 विथ आउटपुट 1। तो ये मैंने विथ आउटपुट 1 लिख लिया। स्टेट
0 0 पे ही हूँ, ठीक है। स्टेट 1 0 पे हूँ, आउटपुट 1 अप्लाई किया तो स्टेट है 1 0 ही रहेगी और आउटपुट भी 0 रहेगा। यानी अगर मैंने इस स्टेट पे 1 अप्लाई किया तो मैं इसी स्टेट पर रहूंगा और मेरा आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो एरो निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 अप्लाई करी लेकिन आउटपुट मेरा 0 ही रहा, ठीक है। इसी तरह मैं लास्ट के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ। जब लास्ट के लिए मैं अप्लाई करूंगा 1 1 के लिए, तो 1 1 से कह रहे हैं अगर आपने एक्स की वैल्यू 0 अप्लाई की तो आप 0 0 पे चलेंगे विद आउटपुट 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं 1 1 पे मौजूद हूँ, 1 1 पे जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू 0 अप्लाई की तो मैं किस स्टेट पे चला गया हूँ, 0 0 पे और विद आउटपुट 1। तो ये रहा आउटपुट 1 और ये रहा इनपुट 0। और लास्ट मेरे पास क्या है कि अगर 1 1 पे मैंने 1 अप्लाई किया तो मेरी स्टेट हो जाएगी 1 0। तो ये वाला एरो निकल के यहाँ चला। तो आप देख सकते हैं क्लियरली हर स्टेट से 2 एरोज निकल रहे हैं, हर स्टेट से 2 एरोज निकल रहे हैं। और वो क्या है, एक एरो 0 वाला है और एक एरो 1 वाला है। आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये 0 लिखा हुआ, 0 आएगा तो मैं इस स्टेट पे चले जाऊंगा विद दैट आउटपुट, और 1 आएगा तो मैं इस स्टेट पे चले जाऊंगा विद दैट आउटपुट, ठीक है। तो हर स्टेट से 2 एरोज निकल रहे हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो हर स्टेट से 2 एरोज निकल रहे हैं, एक एरो निकलता है x0 पर और एक एरो निकलता है x1 पर, ठीक है। और वो जा किसी भी स्टेट पर सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन निकलेंगे यानी आउटवर्ड एरो हर स्टेट से जो होंगे वो 2 होंगे। इनवर्ड 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी स्टेट पे हो ही ना। जैसे कि आप देखें 0 0 वाली स्टेट पे कितने इनवर्ड एरोज हैं, 4 इनवर्ड एरोज हैं। स्टेट 0 0 पे 4 इनवर्ड एरोज हैं। लेकिन इनवर्ड डजेंट मैटर, हमें देखना है कि हर स्टेट से 2 आउटवर्ड होने चाहिए। एक, क्योंकि इनपुट एक है तो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, 0 पे निकलेगा एक एरो और एक एरो 1 पे निकलेगा। तो हर स्टेट में से आप ये चीज कंपेयर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 एरोज निकल रहे हैं और एक एरो एक्स की वैल्यू 0 पे निकलता है और एक एरो एक्स की वैल्यू 1 पे निकलता है। और इवेंचुअली ये जाके जो है वाई हम उसी पे लिख देते हैं। तो ये चीज कहलाती है आपकी स्टेट डायग्राम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं पेज को फास्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप से। और जे के फ्लिप फ्लॉप में आपको आइडिया होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इक्वेशंस का। तो जे के फ्लिप फ्लॉप जब हमें गिवन होती है तो एक चीज़ डिफरेंट होती है, ये यूँ कहा जाए कि आपकी इक्वेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो कह सकते हैं कि आपकी एग्जाम्पल भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अभी आपको याद होगा कि हमने जो एग्जाम्पल की उसमें मैंने आपको इक्वेशन बताई थी सिंपली कि आपके पास जो क्यू होता है, मैंने आपको ये बताया था कि क्यू ऑफ टी प्लस 1 इक्वल्स टू, सिंपली क्या बताया था मैंने आपको, डी होता है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप यूज हो रही थी। तो ये तो बड़ा सिंपल था, जो भी डी के इनपुट पर आ रहा है वही आप अपने आउटपुट पर जो है ले जाते थे। लेकिन अगर बात की जाए जे के फ्लिप फ्लॉप की, तो इसमें क्यू ऑफ टी प्लस 1, आपको याद होगा ये हमने ट्रुथ टेबल से ड्राइव, ट्रुथ टेबल कह रहा हूँ सॉरी, स्टेट टेबल कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, उससे ड्राइव की थी जेके की इक्वेशन। तो जेके की इक्वेशन क्या होती है एक्चुअली, जे, ठीक है, जे ऑफ क्यू टी का बार प्लस के बार क्यू टी, ठीक है। ये इक्वेशन हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी जब हमने जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए टेबल ड्राइव किया था, ठीक है। तो ये मामला थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, एज इट इज जो डी वाली डी फ्लिप फ्लॉप में तो सिंपल था कि जो डी पर आ रहा है वही आपके आउटपुट पे चला जाएगा। लेकिन जेके में ऐसा नहीं है, जेके में कह रहे हैं जो आपका जे और के पर आ रहा है वो इस इक्वेशन के थ्रू पास होगा और फिर जाके जो है आपके पास आउटपुट पे जनरेट होगा। क्योंकि इसमें अब डी सिंगल इनपुट होता था, जे के में 2 इनपुट हैं, जे और के। तो इसमें एक इक्वेशन मौजूद है हमारे पास, तो इस इक्वेशन में मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा पहले जो भी आ रहा है,
और फिर उसके बाद जाके मेरी इक्वेशन है फाइनली सिंप्लीफाई होंगी। तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो इसकी इक्वेशंस तो सिंपल यही होंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, चूंकि अब इधर ए की अगर बात करें तो कह रहे हैं ए वाली जो इक्वेशन है वो बराबर होगी जे ए बार प्लस के ए बार, और इधर ए बार जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट स्टेट का है। सिमिलरली बी के लिए क्या कह रहे हैं, जे बी बार प्लस के बार बी होगा, और यहाँ पे भी क्लियर है कि बी जो लिखा हुआ है बी और बी बार वो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट की, ठीक है। तो इसमें मुझे सब्सटीट्यूट करनी है वो वैल्यूज जो यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जे पे अगर देखा जाए तो जे पर सिंपली क्या आ रहा है, जे पर इधर से घूमता हुआ आ रहा है बी, ठीक है। तो जे की जगह आप लिख देंगे बी, ठीक है। के पर क्या आ रहा है, के पर आ रहा है बी और एक्स बार का, तो एक्स बार बी आ रहा है, ठीक है। के पर आ रहा है एक्स बार बी, तो के में आप ये सब्सटीट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन ऑफ ए। तो जे की जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, सिंपली आप देख सकते हैं बी, ठीक है, ये आ गया। और के की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने बी एक्स बार, ये आ गया। और इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरी इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली फ्लिप फ्लॉप में अगर देखा जाए तो जे की जगह आ रहा है मेरे पास एक्स का कॉम्प्लीमेंट, और के पर आ रहा है मेरे पास ए और एक्स का जोर, ए और एक्स का जोर, तो एक्स जोर ए आ रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे इसमें सब्सटीट्यूट करना है, मैंने इसमें सिंपली क्या किया, जे की जगह देखें सब्सटीट्यूट कर दिया एक्स बार, और के की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया ए प्लस एज और एक्स का बार। बार क्यों, क्योंकि के का तो एक्चुअली बार होता है ना इधर, तो बार तो अपनी जगह पे मौजूद है, तो सिर्फ के की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, जाहिर सी बात है जोर की इक्वेशन ओपन होगी, ओपन होने के बाद सॉल्व होगी जो भी है, सिंप्लीफाई होके फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अब मेरे पास है इक्वेशन इस तरीके से आई है, ठीक है। ध्यान रहे पिछली मरतबा तो मैंने क्या कहा था, मेरी इक्वेशन सिंपली है डी, तो मैंने डी की जगह पूरी की पूरी इक्वेशन जो थी सब्सटीट्यूट कर दी थी कि डी जो भी है वही मेरा क्या बनता था, क्यू टी बन जाता था, क्यू टी प्लस वन बनता था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पे ऐसा मामला है कि जो मेरा जो है आता है अपना अल्लाह भला करे किस पर, ये इक्वेशन के थ्रू जाएगा। पिछली मरतबा ये इक्वेशन सिंपली क्या थी, डी, तो डी पर जो भी आ रहा था वो एज इट इज आउटपुट पर मूव कर देता था। लेकिन ये जेके की इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी थोड़े से स्टेप्स मेरे बढ़ गए। तो ये मैंने आपको बता रही है एक जेके की कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल। खैर इक्वेशन मेरे पास आ जाती है तो टेबल बनाना कोई मसला नहीं है। टेबल में अब आप देखें तो अच्छा ये वाला टेबल सिर्फ ऐसे ही लिख दिया गया है कि अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो जेके की वैल्यू होंगे, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं टेबल को। टेबल हमें जो एक्चुअली बनाना है वो बनाना होता है प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट एंड आउटपुट। ये सिर्फ ये बता रहा है कि हर कॉम्बिनेशन में जेके की इंटरमीडिएट वैल्यूज क्या होंगी। अगर आप जेके की वैल्यूज निकाल लेंगे तो आप डायरेक्टली ये जेके की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभी इस इक्वेशन से नहीं निकालना चाह रहे, इससे निकालना चाह रहे हैं, तो ये फिर हमारे लिए डोंट केयर है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास मौजूद हैं इनपुट और आउटपुट्स, मुझे निकालनी है इनकी इक्वेशंस, नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। तो वही वाला तरीका मैं पिक करता हूँ, पहले ए की इक्वेशन, अच्छा इसमें मेरे पास आउटपुट कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई सर्किट आपके पास ऐसा हो जिसमें वाई की इक्वेशन हो ही ना, क्योंकि वाई है ही नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है, तो इसमें वाई वाला कॉलम नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कह रहे हैं भाई कहाँ कहाँ पे वन आएगा, इसमें ए बार बी, ए बार बी वाला कॉम्बिनेशन देखें, ए बार ये रहा, और उसमें बी कहाँ कहाँ आया हुआ है, इसमें बी कहाँ कहाँ आया हुआ है, ये आया हुआ है, तो ए बार बी यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो आप जाएं ए में यहाँ पे दो वन लगा दें, ये लगा दिए वन, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ए के साथ बी बार अपोजिट हो गया, ए के साथ बी बार, अच्छा इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें। ए के साथ बी बार में वन लगा दो, ए के साथ बी बार, ए सब इस जगह पे आया हुआ है, और बी बार देखा जाए तो ए में सिर्फ और सिर्फ यहाँ आया हुआ है, तो दो वन ये आ गए, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, कह रहे हैं कि भाई ए के साथ एक्स, ए के साथ एक्स, तो ए तो आया हुआ है भाई ये रहा, इसके साथ मुझे ढूंढना है एक्स, तो एक्स एक इस जगह आया हुआ है और एक्स एक इस जगह पे आया हुआ है, तो इन दो जगह पे मुझे वन करने हैं,
यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पे भी 1 ऑलरेडी है, फिर भी लगा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए में यहाँ पे 1 आएंगे, बाकी सब जगह पे 0 आ गए। सिमिलरली जब मैं बी के लिए सॉल्व करूंगा तो बी के लिए भी ये टेबल फिल हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, आप समझ गए कैसे होगा। तो बी के लिए फिल हो जाएगा, बी के लिए फिल हो जाएगा तो आपको बनानी स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम कैसे बनती है, वही तरीका। आपने चेक किया कितनी स्टेट्स हैं आपके पास, 0 0 स्टेट है, फिर 0 1 की स्टेट है, फिर 1 0 की स्टेट है, 1 1, 4 स्टेट्स हैं, इसमें भी 4 स्टेट्स बना दी। ठीक है, तो 4 स्टेट हो गई। 4 स्टेट के बाद वही काम करना है आपने। अच्छा इसमें आउटपुट तो है नहीं, तो आपने चेक करना है कि भाई मैंने जब ए 0 0 स्टेट पे था, 0 अप्लाई किया तो कौन सी स्टेट पे चला गया। तो इसमें आप देख लें एरो बने में, जब मैंने 0 0 स्टेट पर था, 0 अप्लाई किया तो मैं स्टेट 0 1 पे चला गया। फिर अच्छा 0 अप्लाई किया, आउटपुट नहीं है तो मैं आउटपुट लिख नहीं रहा। और अगर मैंने 0 0 स्टेट पे 1 अप्लाई किया तो वो कह रहा है कि इसी स्टेट पे रहूंगा, तो इसी स्टेट पे रहा, ये एरो आ गया। फिर 0 1 स्टेट की बात करें, 0 1 स्टेट पे कह रहे हैं कि अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा तो मैं 1 1 स्टेट पे चला जाऊंगा, और अगर मैं 0 1 स्टेट पे 1 अप्लाई करूंगा तो मैं 1 0 स्टेट पे चला जाऊंगा, तो ये 1 0 पे चला गया। फिर इसी तरह 1 0 स्टेट पे जाके कह रहे हैं कि 0 अप्लाई करूंगा तो 1 1 स्टेट पे चले जाऊंगा, तो ये 1 1 अप्लाई करने में 1 1 स्टेट पे चला गया 0 अप्लाई करने पे। और 1 0 पे अगर मैं 1 अप्लाई करूंगा तो 1 0 पे ही रहूंगा, तो ये यहीं पे रहा। ठीक है, फिर 1 1 स्टेट की बात करें तो 1 1 स्टेट पे अगर 0 अप्लाई कर रहा हूँ तो स्टेट 0 0 पे जा रहा है, और 1 1 स्टेट पे अगर मैं 1 अप्लाई कर रहा हूँ तो स्टेट 1 1 पे ही रह रहा है, तो याद। तो ये देखें सारे एरोज जब मैंने एक साथ बनाए तो आप देखें सारे कवर हो गए जो ऑलरेडी इस पे पहले से बने हुए थे। तो इस स्टेट में आप देख रहे हैं सिर्फ एरो के ऊपर मैं इनपुट लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास आउटपुट है ही नहीं। अगर होता तो मैं स्लैश लगा के आउटपुट लिख देता, लेकिन यहाँ पे आउटपुट है ही नहीं तो मैंने आउटपुट मेंशन नहीं किया। तो एग्जाम्पल बिल्कुल पिछली एग्जाम्पल जैसी ही है, बस इसमें एक नई चीज क्या थी कि इसमें फ्लिप फ्लॉप जे के यूज हुई, और जे के फ्लिप फ्लॉप होती है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूशन वर्क करना पड़ता है। और सबसे आसान काम कब हो जाता है, जब डी फ्लिप फ्लॉप हो। तो डी फ्लिप फ्लॉप होती है तो एज इट इज जो डी के इनपुट डी पे आ रहा है वही आउटपुट पे चला जाता है, लेकिन जे के में ऐसा नहीं है। जे के में एक इक्वेशन है, उसके थ्रू आपका आउटपुट जनरेट होता है, तो उस इक्वेशन में आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। डी में सिर्फ डी ही सब्सटीट्यूट है तो आप एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन जे के में जे और के की कोई इक्वेशन है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो बस इन दोनों एग्जाम्पल में यही चीज डिफरेंट थी, और ये दोनों एनालिसिस की एग्जाम्पल है। एनालिसिस में होता क्या है कि मेरे पास एंड रिजल्ट या डायग्राम गिवन होती है, मैं उसे स्टेट इक्वेशन निकालता हूँ। स्टेट डायग्राम गिवन होती है, नहीं सॉरी, सर्किट डायग्राम गिवन होती है, मैं उससे स्टेट इक्वेशन निकालता हूँ। स्टेट इक्वेशन के बाद मैं स्टेट टेबल फिल करता हूँ, और स्टेट टेबल के थ्रू मैं स्टेट डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये हैं 3 स्टेप्स जो कि एनालिसिस में आपने करने होते हैं। स्टेट इक्वेशन फाइंड आउट करना, स्टेट टेबल फाइंड आउट करना, और फिर स्टेट डायग्राम। और डेफिनेटली एक पाइपलाइन सीक्वेंस में है, तो एक के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है। डायग्राम, सर्किट डायग्राम से इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशन से ट्रुथ टेबल सॉरी स्टेट टेबल आता है, और स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम आ जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एनालिसिस। अच्छा, 2 टाइप के हमारे पास स्टेट मशीन्स या स्टेट डायग्राम्स होती हैं, या इन जनरल इसे कहा जाता है फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट का मतलब है स्टेट लिमिटेड होती हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। ऐसा नहीं है कोई इनफाइनाइट किस्म की स्टेट हो, ऐसा नहीं होता। तो 2 तरह की हमारे पास स्टेट मशीन्स होती हैं, एक कहलाती है मीली मशीन्स, एक कहलाती है मोर मशीन्स। तो मीली मशीन्स जो है, इसमें आउटपुट हमेशा फंक्शन होता है प्रेजेंट स्टेट और इनपुट का। इसकी स्टेट डायग्राम में अगर आप आउटपुट ब्लॉक को देखें, आउटपुट ब्लॉक में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये है आउटपुट, यानी वाई की इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की थी। तो वाई इसका हमेशा जो है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे और इनपुट पे। तो ये देखिए इनपुट वाली लाइन इसमें आके लग रही है और स्टेट की भी लग रही है। जबकि इस वाली डायग्राम को अगर आप देखें तो मोर में इनपुट पे डिपेंड नहीं करता आउटपुट, बल्कि स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इसमें अभी आप एग्जांपल में दिखा दूंगा मोर की। मोर के अंदर ये होता है कि आपके आउटपुट स्टेट के अंदर ही लिखे होते हैं, आउटपुट एरो पे नहीं होते बल्कि स्टेट के अंदर होते हैं। यानी अभी पीछे जो हमने एग्जांपल्स की उनमें जो पहली एग्जांपल थी वो मीले की एग्जांपल थी। यानी अगर मैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन इन टाइप ऑफ एफएसएम या फाइनाइट स्टेट मशीन, तो आप कहेंगे सर ये वाली जो आपने एग्जांपल की मीले की है, क्योंकि इसमें आपने क्लियरली देखा आउटपुट एरो पे लिखा हुआ था। अगर आउटपुट एरो पे लिखा होता है ना तो वो मीले मशीन होती है, अगर आउटपुट स्टेट वाले सर्कल के अंदर लिखा होता है तो वो मूर मशीन होती है। ठीक है, तो एक आइडेंटिफिकेशन ये है। तो लेक्चर मेरे ख्याल से हमारा यहीं तक था।
लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।